हर व्यक्ति का कुछ न कुछ उपनाम होता है, अलग अलग नाम हो सकते हैं। घर के लोग प्यार से कुछ और बुलाते होंगे, फ़ोन पे आपका बाबू सोना वाला अलग कहानी चलता होगा, स्कूल के सर्टिफिकेट में आपका कुछ और नाम चलता होगा, आपके मित्रों के बीच आपका कुछ और नाम होगा। जैसे एक ही खेत में जो धान बोता है, चावल एक ही रहता है, उसके अलग अलग प्रकारों में बनाया जा सकता है। जैसे उसी चावल का बिरयानी बनाइए, उसी चावल का खीर बनाइए, उसी चावल का खिचड़ी बनाइए, उसी चावल का भात बनाइए, उसी चावल का पोहा बनाइए। तो इस तरह से चावल एक ही है, उसका रूप बदल बदल के अलग अलग तरीक़ा से आप बना सकते हैं। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी हो तो घर में मथुरा काशी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। आज फिर से आपके परीक्षा से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मिहिर भोज के बारे में। आज हम इस वीडियो में एक एक करके मिहिर भोज से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी उसको हम एक एक करके विस्तार पूर्वक आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि उसमें हमने प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्राचीन इतिहास के पेपर 2 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन विस्तार पूर्वक एक एक करके आंसर के साथ बताने का प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। तो जिन भाई बंधुओं का प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट का कोर्स कोड AAC 201 है, वे इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है और उस एग्ज़ाम में मिहिर भोज से रिलेटेड कई प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके मिहिर भोज से जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं उसको एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चार्ट के माध्यम से समझने का फ़ायदा ये है कि इससे समय की बचत होती है, जगह की बचत होती है और आसानी से समझ में भी आ जाता है। तो हम लोग मिहिर भोज से जुड़ी जितनी भी जानकारियाँ हैं उसको एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से हमने आपको प्राचीन इतिहास के पेपर 1 और पेपर 2 में और सभी जानकारियाँ और घटनाएं एक चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, ठीक वैसे ही इसको भी हम लोग एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश क्या है, इनके उदय कैसे हुई, इनके महान राजा कौन थे, उनका जीवन परिचय क्या था, उनकी चुनौतियां क्या थी, उनके संघर्ष क्या थे, उनकी उपलब्धियां क्या थी, उन सब को एक एक करके पॉइंट वाइज समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि गुर्जर प्रतिहार वंश के एक बहुत ही फेमस राजा हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश के एक बहुत ही महान राजा हैं, बहुत ही साहसी राजा हैं, जिनका नाम है मिहिर भोज। तो हम लोग मिहिर भोज के जीवन परिचय को जानेंगे, मिहिर भोज के उपलब्धियों के बारे में जानेंगे, मिहिर भोज के इतिहास के बारे में जानेंगे, उनके लेख के बारे में जानेंगे, उनसे जुड़ी हर एक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मिहिर भोज कौन थे। इनका बेसिक सा जानकारी है, मिहिर भोज एक गुर्जर प्रतिहार वंश के बहुत ही साहसी, महान और पराक्रमी राजा थे। इनके पिता का क्या नाम था, राम भोज। लिखा है यहाँ पे, पिता का नाम क्या था, राम भोज। इनके माता का नाम क्या था, अप्पा देवी। पिता और माता ये दोनों आप याद रखेंगे, क्योंकि इससे जुड़ी जानकारियाँ एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं। तो इस चार्ट के माध्यम से समझने का फ़ायदा यही है कि इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा और सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, दोनों एक साथ आपकी तैयारी हो जाएगी और आप जाके एग्ज़ाम में लिखेंगे, नंबर अच्छा पाएंगे। तो माता और पिता का नाम क्या हो गया, पिता का नाम हो गया राम भोज और माता का नाम अप्पा देवी। इनका प्रथम अभिलेख कौन सा था, मतलब कि मिहिर भोज का प्रथम अभिलेख तो क्या नाम था, बराह अभिलेख। इनका शासनकाल कब चला था, तो 836 से 889 तक। इनकी विशेषता क्या थी, तो ये महान शासक थे, पराक्रमी थे और साहसी थे। अभी आपको बताएं कि ये कैसे शासक थे, महान शासक थे। अब महान कोई ऐसे ही थोड़ी बन जाएगा, अनेकों राजाओं से युद्ध किए थे, अनेकों राजाओं से युद्ध करके उनको पराजित करके उनके राज्य को हासिल किए थे, तब जाके वो महान बने थे, ऐसे ही थोड़ी महान बन गए थे। ये पराक्रमी भी थे, मतलब कि युद्ध में एकदम धुआंधार मार करते थे, सामने दुश्मन को एकदम छक्का छुड़ा देते थे और साहसी भी थे, डरते भी नहीं थे, एकदम बाहुबली टाइप के थे,
बहुत ही साहसी थे, निडर जिसको बोलते हैं, निडर थे एकदम, जिससे लड़ना है एकदम लड़ा दीजिए, कोनो फर्क नहीं पड़ता है, जिएंगे शान से मरेंगे शान से, ये वाला नीति अपनाते थे कौन? मिहिर भोज। तो इसीलिए वे कैसे थे? पराक्रमी थे, साहसी थे और महान शासक थे। इनका उपनाम क्या है? जैसे हर व्यक्ति का कुछ न कुछ उपनाम होता है। उपनाम का मतलब कि एक तो नाम हो गया और फिर उसके अलावा और कई भी नाम होते हैं। जैसे आप लोग का भी कोई वो नाम होगा, फ़ोन पर बाबू सोना, घर पे बड़का छोटका, स्कूल के सर्टिफिकेट में कुछ और, मित्रों के बीच कुछ और। तो इस तरह से हर व्यक्ति का कुछ न कुछ उपनाम होता है, अलग अलग नाम हो सकते हैं। घर के लोग प्यार से कुछ और बुलाते होंगे, कोई आपका बाबू सोना वाला अलग कहानी चलता होगा, स्कूल के सर्टिफिकेट में आपका कुछ और नाम चलता होगा, आपके मित्रों के बीच आपका कुछ और नाम होगा। तो इस तरह से इनके भी कई उपनाम थे। अलग अलग अभिलेखों में इनको अलग अलग नामों से जाना गया है। जैसे इनको भोज भी कहा गया है, इनको भोज देव भी कहा गया है। अलग अलग अभिलेखों में, अलग अलग उपन्यासों में, कृतियों में इनका अलग अलग नाम दिया गया है। अब एग्जाम में भी आपको कन्फ्यूजन में डालने के लिए क्वेश्चन दिया जा सकता है कि भोज के जीवन परिचय को लिखें, तो आपको कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। आप सीधा सीधा भोज पूछे तो सीधा क्या समझ लीजिएगा, मिहिर भोज के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए भोज देव कौन थे, उनका परिचय दीजिए, तो भी आप क्या लिखेंगे? मिहिर भोज के बारे में ही लिखेंगे। तो इनका उपनाम क्या हो जाएगा? भोज हो जाएगा और भोज देव हो जाएगा। ये उपाधि कौन कौन धारण किए थे, मतलब कि अलग अलग अभिलेखों में इनको किस किस नाम से जाना गया है, इनको कौन कौन उपाधि दिया गया है? तो एक तो इनको प्रभास भी कहा गया है। प्रभास किस में कहा गया है? तो दौलतपुर के अभिलेख में कहा गया है। इसके अलावा आदिवराह कहा गया है। आदिवराह किस में कहा गया है? ग्वालियर के अभिलेख में कहा गया है। तो ये मिहिर भोज से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमने एक चार्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब इसको लिखेंगे कैसे एग्जाम में? तो लिखने के लिए सबसे ऊपर पहले ये देखेंगे कि आपका क्वेश्चन किस तरीका से पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन अगर पूछ दे कि मिहिर भोज के जीवन परिचय लिखें, तो उसका अलग टॉपिक बनाएंगे। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि मिहिर भोज के उपलब्धियों का उल्लेख करें, तो उसका अलग टॉपिक बनाएंगे। मैटर सब यही रहेगा, बस लिखने का तरीका बदल जाएगा। लिखने का तरीका आपका चेंज कर देना है, मैटर बात सब यही लिखना है उसमें। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ दूसरा लिखेंगे। ये सब बेसिक जानकारी हैं, ये सब तो आपको लिखना ही पड़ेगा। चाहे उपलब्धि पूछे, चाहे उसका जीवन परिचय पूछे, चाहे उसके बारे में वर्णन करने को दे, चाहे संक्षिप्त टिप्पणी करने को दे, आपका बेसिक जो जानकारी है, बेसिक परिचय तो आपका यही रहेगा। इसके बाद से जो लिखना है वो लिखते रहिए। जैसे एक ही खेत में जो धान बोता है, चावल एक ही रहता है, उसके अलग अलग प्रकारों में बनाया जा सकता है। जैसे उसी चावल का बिरयानी बनाइए, उसी चावल का खीर बनाइए, उसी चावल का खिचड़ी बनाइए, उसी चावल का भात बनाइए, उसी चावल का पोहा बनाइए। तो इस तरह से चावल एक ही है, उसका रूप बदल बदल के अलग अलग तरीक़ा से आप बना सकते हैं। ठीक वैसे ही आपका मेन टॉपिक क्या रहेगा? मिहिर भोज। और मिहिर भोज से रिलेटेड आपको अनेकों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मिहिर भोज का जीवन परिचय लिखें, मिहिर भोज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, मिहिर भोज के उपलब्धियों के बारे में बताएं, मिहिर भोज के इतिहास के बारे में बताएं। तो इस तरह से टॉपिक आपका एक ही रहेगा और इनसे जुड़ी अनेकों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आंसर सब आपको इसी में मिल जाएगा। लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले ऊपर देंगे हेडिंग मिहिर भोज, और मिहिर भोज लिखने के बाद लिखेंगे ये गुर्जर प्रतिहार वंश के बहुत ही महान, पराक्रमी और साहसी राजा थे या शासक थे। इनके पिता का नाम राम भोज, माता का नाम अम्पा देवी था। इनके प्रथम अभिलेख का नाम वर्राह अभिलेख है, जिनकी शासनकाल 836 से 889 ईस्वी तक चला। इनकी विशेषता यह थी कि यह एक बहुत ही महान शासक थे, पराक्रमी थे और साहसी थे। अनेकों राजाओं को इन्होंने युद्ध में छक्के छुड़ा दिए थे। थोड़ा बात बना के लिखेंगे, उसमें थोड़ा दिमाग उमाग लगाइए और लिखिए एकदम बढ़िया से कि वे युद्ध में अनेकों दुश्मनों का छक्का छुड़ा दिए थे, अनेकों राजाओं पर विजय भी प्राप्त किए थे। इसलिए वे साहसी, पराक्रमी और महान शासक थे। इनके कई उपनाम हैं, जैसे भोज, देवभोज। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? अलग अलग विद्वानों के अनुसार या अलग अलग अभिलेखों के अनुसार मिहिर भोज के अलग अलग नाम हैं। जैसे भोज, भोजदेव इत्यादि। इसके बाद लिखेंगे मिहिर भोज की अनेकों उपलब्धियां प्राप्त है। जैसे दौलत अभिलेख के अनुसार मिहिर भोज को प्रभास के नाम से भी जाना गया है। इसके अलावा ग्वालियर अभिलेख में मिहिर भोज को आदिवराह के नाम से जाना गया है।
तो इस तरह से आप एक एक करके पॉइंट वाइज सजा के एक सूटेबल तरीका से सुंदर लिखावट में लिखेंगे, आपको एकदम नंबर बढ़िया मिलेगा। तो ये आपका क्या हो गया, गुर्जर प्रतिहार वंश के एक बहुत ही फेमस राजा जिनका नाम क्या है, मिहिर भोज का जीवन परिचय। इससे जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी हमने आपको इस चार्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि मिहिर भोज की उपलब्धियों के बारे में बताएं। मिहिर भोज का तो ये बेसिक जानकारी हो गया। अब इसमें क्वेश्चन कहीं ये दे दे कि मिहिर भोज के उपलब्धियों के बारे में बताएं, तो उसका आंसर कैसे देंगे। तो आइए हम उसके उपलब्धियों के बारे में चर्चा करने वाले। तो अब हम लोग मिहिर भोज के बारे में एक एक करके सभी जानकारियों को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ऊपर क्या हेडिंग देंगे, मिहिर भोज की उपलब्धियाँ, मतलब कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो महान राजा था मिहिर भोज, उनकी कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल हुई हैं, तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। पहला है कलचुरियों पर अधिकार। कलचुरी राजवंश के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो कलचुरियों पर अधिकार कैसे किया था उन्होंने। कहला अभिलेख में ऐसा कहा गया है कि गुलाम बोधि देव एक कलचुरी शासक है। किसमें कहा गया है, कहला अभिलेख में कहा गया है कि गुलाम बोधि देव एक कैसे शासक हैं, कलचुरी शासक हैं। कहला अभिलेख में बताए कौन है, तो क्या हो जाएगा, सोढ़देव। सोढ़देव का कहना है किसमें, कहला अभिलेख में, गुलाम बोधि देव एक कलचुरी शासक हैं जिनको मिहिर भोज ने भूमि दान में दिए हैं। भूमि क्या किए हैं, वो दान में दिए हैं। इसका मतलब कि मिहिर भोज के पास कुछ ज़मीनें थी, उस ज़मीनें जो थे वो दान कर दिए। दान के रूप में किसको दे दिए, एक कलचुरी के राजा थे, कलचुरी के शासक थे जिनका नाम क्या था, गुलाम बोधि देव। गुलाम बोधि देव को मिहिर भोज ने जमीन दान में दे दिए, जिसके कारण अब ये जीवन भर इनका सामंत बन के रहेंगे। क्या बन के रहेंगे, सामंत। सामंत क्या बन के रहेंगे, सामंत। सामंत का मतलब होता है कि इनके पूरे प्रॉपर्टी पे किनका अधिकार होगा, मिहिर भोज का भी अधिकार होगा। जिस तरह से आपके गांव नगर में देखे होंगे कुछ सरकारी ज़मीन होता है जिसको परती कहते हैं। अब परती पर जिसके अगल बगल में है वो लोग कब्जा कर लेते हैं। अब हाल ही में कुछ दिन पहले ही देख ही रहे हैं कि जब भी परती ज़मीन पे कब्जा किए हुए हैं जो लोग, उनको एक एक करके अब खाली कराया जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो ठीक वैसे ही ये क्या किए थे, मिहिर भोज जो थे ये एक कलचुरी राजा थे, गुलाम बोधि देव, इनको कुछ ज़मीन दान में दे दिए थे। अब दान में दे दिए थे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जीवन भर इनके सामंत बन के रहेंगे। सामंत बन के रहने का मतलब एक तरह से गुलाम समझ लीजिए। दान में दे दिए मतलब कि एहसान कर दिए, वो एहसान के नीचे वो ज़िंदगी भर दब के रहेंगे कि ज़मीन हमको दान में दिए थे। तो ये एक एहसान के रूप में कौन थे, किसके अधीन रहते थे, मिहिर भोज के अधीन रहते थे। सामंत का मतलब होता है कि एक दूसरे के अधीन रहना। तो यहाँ कौन किसके अधीन है, तो कलचुरी के जो राजा हैं ये मिहिर भोज के अधीन हैं। तो यही क्या हो गया, सीमांत हो गया। तो यही यहाँ बताया गया है। 1 नंबर पॉइंट देंगे और लिखेंगे कलचुरियों पर अधिकार, और लिखेंगे उसमें सोढ़देव के कहला अभिलेख से यह प्राप्त होता है, चाहे यह जानकारी मिलता है कि कलचुरी शासक गुलाम बोधि देव को मिहिर भोज ने भूमि दान में दिए थे, जिसके उपलक्ष्य में गुलाम बोधि देव मिहिर भोज के सामंती थे, सामंत थे या सामंती थे। उसके बाद से 2 नंबर पॉइंट लिखेंगे हुड़ मंडल पर अधिकार। हुड़ कौन थे, ये भी आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो हुड़ मंडल पर अधिकार कैसे किए थे मिहिर भोज, तो इसमें हुड़ वंश के एक बलवर्मा नाम के राजा रहते हैं, जो किनके सामंत होते हैं, मिहिर भोज के सामंत होते हैं। इनको भी कुछ न कुछ एहसान किए थे मिहिर भोज, तो इनके एहसान के नीचे दबे हुए हैं कौन, बलवर्मा। बलवर्मा कौन है, तो हुड़ों में से एक राजा थे, हुड़ मंडल के एक राजा थे। और ये बात कौन बताए हैं, डॉक्टर बैजनाथ पुरी के अनुसार। तो डॉक्टर बैजनाथ पुरी का कहना है, तो लिखेंगे कैसे, 2 नंबर हेडिंग देंगे और लिखेंगे हुड़ मंडल पर अधिकार। और इसमें शुरू कैसे करेंगे, डॉक्टर बैजनाथ पुरी के अनुसार बलवर्मा नाम के एक हुड़ वंश के शासक थे, जो मिहिर भोज के सामंत थे। मतलब कि मिहिर भोज के अधीन वो काम करते थे, मिहिर भोज के अधीन रहते थे। तो इस तरह से हुड़ मंडल पर भी किसका अधिकार हुआ, मिहिर भोज का अधिकार हुआ। अब 3 नंबर पॉइंट देंगे और लिखेंगे मध्य भारत। और मध्य भारत में क्या क्या उपलब्धियां हुई हैं, तो अभिलेखों की संख्या, मतलब कि मध्य भारत में मिहिर भोज के कितने अभिलेख मिले हैं, 3 अभिलेख मिले हैं। कितना अभिलेख, 3 अभिलेख। किसके अभिलेख मिले हैं, मिहिर भोज के अभिलेख मिले हैं।
कहाँ मिले हैं? तो मध्य भारत में। मध्य भारत में किसके 3 अभिलेख मिले हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? मिहिर भोज के मिले हैं। अब वे 3 अभिलेख कौन कौन से हैं? तो पहला है देवगढ़ अभिलेख, दूसरा ग्वालियर अभिलेख और तीसरा ग्वालियर अभिलेख। ये 2 ग्वालियर अभिलेख मिला है, लेकिन उसके सन का कुछ फर्क है। एक ग्वालियर है 932 में और एक क्या है 933 में। ग्वालियर दोनों ही है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, 1 साल का अंतर है, मतलब 1 वर्ष का अंतर है। एक 932 में है और एक 933 में है। अब इन तीनों अभिलेख में किसका वर्णन किया गया है, किसका उल्लेख किया गया है? तो उल्लेख किया गया है विष्णु राम का। ये विष्णु राम कौन है? तो ये भी मिहिर भोज के एक सामंत हैं। ये भी क्या है? एक मिहिर भोज के ही सामंत है, मतलब कि ये भी एहसान के तले दबे हुए हैं। किसके? मिहिर भोज के। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी अधिकार हुए हैं उन सब पे किसका अधिकार होता है? मिहिर भोज का अधिकार होता है। 4 नंबर टॉपिक देंगे और क्या लिखेंगे? पालों से संघर्ष, मतलब कि पाल वंश के जो कुछ राजा थे उनसे जब संघर्ष हुआ तब उनका क्या परिणाम हुआ उसको समझते हैं। तो पाल वंश के एक जो राजा थे जिनका नाम था देवपाल। पाल वंश के एक शासक थे देवपाल, और देवपाल से मिहिर भोज का बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी था। दुश्मनी का मतलब कि ये एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। यहाँ समझने के लिए हम क्या लिख दिए हैं? जानी दुश्मन। एक दूसरे के जानी दुश्मन का मतलब एक दूसरे के खून के प्यासे थे, मतलब कि इन दोनों के बीच में आपस में पटरी नहीं जमता था, आपस में पटता नहीं था। तो हमेशा इनके बीच लड़ाइयाँ होती रहती थी, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि इस लड़ाई में भी मिहिर भोज की ही विजय हुई, और इस तरह से पालों से जब संघर्ष हुआ तो इसमें भी मिहिर भोज की ही विजय हुई, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। तो ये एक दूसरे के खून के प्यासे हुआ करते थे, और जो राजा थे पाल वंश का उनका नाम क्या था? देवपाल। तो लिखेंगे कैसे? 4 नंबर पॉइंट देंगे और लिखेंगे पालों से संघर्ष। अब यहाँ पे पालों से संघर्ष लिख के अब डैश दे के लिखेंगे अलग अलग विद्वानों के अनुसार प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज और पाल वंश के राजा वे एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। इस तरह से आप लिखेंगे और लिखेंगे अलग अलग विद्वानों का यह मान्यता है कि इस युद्ध में प्रतिहार वंश के जो शासक हैं मिहिर भोज उनकी विजय होती है। तो ये आप 4 नंबर पॉइंट में इतना लिख देंगे। अगला लिखेंगे 5 नंबर पॉइंट और लिखेंगे राष्ट्रकूटों से संघर्ष। राष्ट्रकूटों से क्या संघर्ष हुआ मिहिर भोज का, उसको आप समझते हैं। राष्ट्रकूटों से संघर्ष, राष्ट्रकूट से जब संघर्ष हुआ तो उस समय राजाओं को हरा के और उज्जैन पर अपना कब्जा कर लिए। कौन? मिहिर भोज। और हारे किससे थे? मतलब कि जब युद्ध हुआ तो हारे किससे थे? ध्रुव द्वितीय से हारे थे, जो कहाँ के थे? गुजरात के। गुजरात के रहने वाले ध्रुव द्वितीय जो हैं उनसे क्या किए थे? ये मिहिर भोज जो हैं ये हार चुके थे, मतलब कि पराजित हो चुके थे। भोज का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, कहाँ से कहाँ तक उसका विस्तार था? तो उत्तर में हिमालय से लेके और दक्षिण में बुंदेलखंड तक फैला है। पूरब में उत्तर प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैला है। पूरब में कहाँ से कहाँ तक फैला है? उत्तर प्रदेश से लेके और गुजरात तक फैला है। कहाँ से? पूरब और पश्चिम में। और उत्तर दक्षिण में कहाँ से? हिमालय से लेके और बुंदेलखंड तक फैला है। मिहिर भोज की निधन क्या कब हुई, मतलब कि उनका मृत्यु कब हुआ था? तो उनका मृत्यु हुआ था 885 में। 885 में उनका निधन हो गया, और उसके बाद से उनका शासनकाल पूरा जो प्रॉपर्टी था, पूरा जो राजपाट था, उनके जो पुत्र थे जिनका नाम क्या था? महेंद्रपाल प्रथम, उनको पूरा राज्य दे दिया गया और धीरे धीरे वो अपना राज्य को चलाने लगे। तो इस तरह से आप 5 नंबर पॉइंट देंगे और लिखेंगे राष्ट्रकूटों से संघर्ष, और उसमें लिखेंगे कि मिहिर भोज ने उज्जैन के शासक को हराकर उस पर अपना कब्जा कर लिए थे, अपना अधिकार जमा लिए थे, और वे गुजरात के एक शासक ध्रुव द्वितीय से पराजित भी हुए थे। भोज के साम्राज्य की अगर बात करें तो मिहिर भोज का जो साम्राज्य है वह उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बुंदेलखंड तक फैला हुआ है। पूरब में उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ है। इसके बाद लिखेंगे मिहिर भोज का निधन, अर्थात मिहिर भोज की मृत्यु 1885 में हुई, जिसके बाद उनके राज्य को उनके पुत्र के हवाले, उनके पुत्र जिनका नाम क्या था? महेंद्रपाल प्रथम, तो उनके पुत्र को सौंप दिया गया जिनका नाम महेंद्रपाल प्रथम था, जो मिहिर भोज के पुत्र थे। तो
इस तरह से आप एग्जाम में लिखेंगे, आपको काफ़ी अच्छा नंबर मिल सकता है। तो ये आपके प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बढ़िया से समझ में आया होगा। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। बहुत ही जल्द लौटेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।